सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। यौम आशुरा पर या हुसैन अलविदा के नारों से गूंज उठा बनारस। कांधे पर ताजिया लिए अकीदतमंदों का करबला के लिए उमड़ा हुजूम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने काशी क्षेत्र के लोकतंत्र सेनानियों और मीसा बंदियों को किया सम्मानित। आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सजानंद सरस्वती जी की मनाई गई 76वीं पुण्यतिथि। और मां गंगा में प्रवाहित हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव स्वर्गीय सूरज हेगड़े का अस्थि कलश। कांग्रेस जनों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। यौम आशुरा पर पूरे बनारस में या हुसैन अलविदा के नारों के साथ कांधे पर ताजिया लिए अकीदतमंदों का हुजूम करबला की ओर रवाना हुआ। यौम आशुरा पर पूरा बनारस या हुसैन अलविदा के नारों से गूंज उठा। कांधे पर ताजिया लिए अकीदतमंदों का हुजूम करबला की ओर से रवाना था। आई जेहरा की सदा या हुसैन अलविदा नौहों के इन बोल से साथ मातम पुरसी करते हुए इमाम हुसैन के चाहने वालों का शहर भर में हुजूम उमड़ा रहा। इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने का जज्बा इतना बुलंद था कि लोगों ने खंजर और कमा का मातम कर खुद को लहूलुहान तक कर लिया। इसमें बड़े बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी शामिल रहे। यह मंजर देख हर किसी की आंखें नम हो गई। मुहर्रम पर शुक्रवार को बनारस के अलग अलग इलाकों से ताजियों का जुलूस उठाया गया, जो कि दरगाह फातमान, सदर इमामबाड़ा, लाट और शिवाला घाट पर ठंडा किया गया। ताजियों के आगे आगे नौजवान फने सिपाहगिरी का खेल करते हुए चल रहे थे, जिसे देख लोग दंग थे। तलवार, लाठी, पटका का हरत अंगेज कारनामा दिखाते हुए लोग चल रहे थे। एक से बढ़कर एक ताजिए की जियारत करने को और उसे छूकर मन्नत मांगने वालों का हुजूम रास्ते भर उमड़ा रहा। करबला वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ख्वातीन की भी पूरी हिस्सेदारी रही। ताजियों के जुलूस के साथ अलम, दुलदुल और ताबूत के भी जुलूस उठाए गए। दाल मंडी से करीब 300 साल पुराना अलम, दुलदुल और ताबूत का जुलूस उठाया गया। जुलूस जब नई सड़क चौराहे पर पहुंचा तो यहाँ बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने खंजर, कमा और जंजीर का मातम किया। मदनपुरा, गौरीगंज और शिवपुर में भी जंजीर और कमा का मातम हुआ। शहर भर की 30 शिया अंजुमनों ने अलग अलग जगहों से जुलूस निकाला। ताजियों का जुलूस अर्दली बाजार, कचहरी, नदेसर चौक, दाल मंडी, नई सड़क, हड़ासराय, लल्लापुरा, रेवड़ी तालाब, मदनपुरा, बजरडीहा, शिवाला, मड़वाडी आदि क्षेत्रों से निकला, जो कि फातमान दरगाह में ले जाकर ठंडे किए गए। कई ताजिए सदर इमामबाड़ा, लाट पर दफन किए गए। करबला में ताजिए ठंडे करने के बाद शुक्रवार को शहर के सभी इमामबाड़ों व घरों में शाम गरीबा की मजलिसें हुई। मजलिसों में इमाम हुसैन व उनके साथियों की शहादत के बाद के वाक़ियात बयान किए गए। करबला के 72 साथियों को शहीद करने के बाद यजीदियों ने इमाम हुसैन के घर वालों पर जुल्म ढाए। मजलिस में उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर लोगों की आंखें छलक पड़ी। कि ये मुहर्रम बकरा ईद के 29 तारीख या 30 तारीख को मुहर्रम का चांद होता है। उसी के बाद से मुहर्रम 10 दिन तक लगातार इमाम चौक पे या हुसैन की सदाएं गूंजती रहती हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर गली मोहल्ले में नारे हुसैन का सदाएं गूंजती रहती है। और यह 10 दिन होते हुए चांद की 9 तारीख को सभी इमाम चौक पर मन्नती ताजिया और जो रजिस्टर्ड ताजिया है वो बैठाई जाती हैं। 10 तारीख यानी 10 मुहर्रम आशूरा के दिन इसे करबला ले आते हैं, बड़ी शान और शौकत से लाते हैं और करबला में इसे ठंडा करते हैं। ये इमाम हुसैन की शहादत को लेकर के है और ये सदियों से चला आ रहा है, 1400 बरस से। और बनारस की तारीख जो कि 400 साढ़े 400 साल से यहाँ चल रहा है। बात की जाए कि इसका क्या प्रावधान है, कितने दिन पहले ताजिया बैठता है, क्या ये 400 साल पहले से बनारस में 10 दिन तक चलता है। 10 दिन में क्या 10 दिन में वो होता है, उन्हीं के नाम से नवा खानी वगैरह होती है। मातम को कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग फूल पातियाँ करते हैं। और फिर 10वीं तारीख को ताजिया उठाते हैं, 9 को बैठाते हैं, रात में जो कि रखते हैं। फिर सुबह में दिन में उसको 10 तारीख को लेके जाते हैं। 10 तारीख को शहादत हुई थी, वही ताजिया को उठा के उनकी ताज़ीम में लेके जाते हैं इमाम बारगाह में। तो ये बनारस में ताजिया कहाँ ठंडा होता है, शहर के अंदर कहाँ इनका स्थान है? पूरे शहर में है। आप बनारस के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी भी मोहल्ले में। हाँ, इधर अलही पूरा क्षेत्र का सब ताजिया यहाँ आता है, सरैया इमामबाड़ा में। और उधर लल्लापुरा, मदनपुरा, रेवड़ीपुरा का लल्लापुरा में जाता है। औरंगाबाद जो वहाँ पे इमामबाड़ा है, फातमान में, वहाँ जाता है।
आपातकाल के काले दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले काशी के मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों को शुक्रवार को भाजपा द्वारा सम्मानित किया। 26 जून शुक्रवार को जगतपुर स्थित गोकुल धाम में आपातकाल के काले दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले काशी क्षेत्र के मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल के घृणित कृत्यों को दर्शाती एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, जागरूक नागरिकों और संविधान के प्रति निष्ठा में निहित है। उन्होंने काशी क्षेत्र के सेनानियों के ऐतिहासिक योगदान को नमन करते हुए कहा कि इनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम के समापन पर उप मुख्यमंत्री ने मंच से उतरकर व्यक्तिगत रूप से एक एक लोकतंत्र सेनानी से मुलाकात की। इस दौरान वे कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग सेनानियों के समीप जमीन पर ही बैठ गए, जिसकी उपस्थित जनसमूह ने खुले दिल से सराहना की। अतिथियों का स्वागत करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि 25 जून 1975 को सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्रूर प्रहार हुआ था। उस दौर में श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी सहित हजारों लोग जेल गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र सेनानियों की मदद की थी। जिस दल ने आपातकाल लगाकर संविधान कुचला, आज वही संविधान की प्रति लेकर ढोंग कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोकतंत्र सेनानियों का माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर आदरपूर्वक स्वागत किया गया। सम्मानित होने वाले लोकतंत्र सेनानियों में प्रमुख रूप से विधायक केदार सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र गुप्ता, रामकिशन, कमलेश जायसवाल, लालता प्रसाद प्रजापति, विजय कुमार मौर्य, हरिप्रसाद, मदनलाल जायसवाल, श्याम कुमार जायसवाल, अनंत कुमार वर्मा, अरुण कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रताप सिंह तथा जयप्रकाश गुप्ता शामिल रहे। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों में प्रमुख रूप से रोनिया विधायक सुनील पटेल, विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल, आत्मा विश्वेश्वर, अशोक पटेल, नवीन कपूर, राहुल सिंह, सुरेंद्र पटेल, विनोद गुप्ता, प्रमील पांडे, अजय गुप्ता, पंकज चतुर्वेदी, दीपक सेठ एवं स्वास्तिक सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे। समारोह का कुशल संचालन अनिल श्रीवास्तव ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल द्वारा दिया गया। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वे पहले यह बताएं कि बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का क्या हुआ। हालिया मामलों में दर्ज एफआईआर और जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी मामले में दोषियों को बख्शने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने और चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाए जाने के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं आप उनसे जाकर पूछे कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं और कानून व्यवस्था के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया है। एफआईआर में नाम भी पड़ेगा। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग बताइए। जो लोग आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। सवाल उठा रहा है बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। शुक्रवार को प्रोफेसर एच.एन. त्रिपाठी फाउंडेशन एवं काशी बौद्धिक मंच द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 26 जून शुक्रवार को प्रोफेसर एच.एन. त्रिपाठी फाउंडेशन एवं काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख एवं प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक की पुण्य स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जोधपुर कॉलोनी स्थित न्यू F/9 काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन प्रोफेसर क्षेमेंद्र त्रिपाठी विधि संकाय PHU ने किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, शोधार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय प्रोफेसर पाठक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने ज्ञान, अनुशासन, शैक्षणिक उत्कृष्टता,
और मानवीय मूल्यों के माध्यम से असंख्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। उनका व्यक्तित्व नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा शिक्षा और समाज के प्रति उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि प्रोफेसर पाठक ने अपने जीवन काल में शिक्षा, शोध और सामाजिक चेतना को नई दिशा प्रदान की। उनका स्नेहित व्यवहार, बौद्धिक नेतृत्व और मानवीय संवेदनशीलता उन्हें एक विशिष्ट शिक्षाविद के रूप में स्थापित करती है। उपस्थित सभी लोगों ने उनकी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि उनकी कमी शिक्षा जगत में सदैव महसूस की जाएगी। इस अवसर पर प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर सतीश राय, प्रोफेसर एन.के. दुबे, डॉक्टर एस.एन. पांडे, डॉक्टर अवध नारायण त्रिपाठी, डॉक्टर ओ.पी. राय, डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, प्रोफेसर अजय त्यागी, प्रोफेसर राजेश कुमार, नंदजी उपाध्याय, अजय चौहान सहित विश्वविद्यालय एवं समाज के अनेक शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभा के अंत में सभी उपस्थित जनों ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ एवं सामूहिक श्रद्धांजलि के साथ हुआ। का नियोजन श्रद्धांजलि के लिए किया गया है प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक जी की, जिनके तिरोधान के बाद आज हम सब अपने को निस्तब्ध भी अनुभव कर रहे हैं, निशब्द भी अनुभव कर रहे हैं। प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक जी देश के एक प्रशस्त राजनीति विज्ञानी थे, जिन्होंने अनगिनत सुयोग्य शिष्य गढ़े। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र और आधुनिक राजनीति विज्ञान के बीच प्रोफेसर पाठक का जो व्यक्तित्व था और उनकी जो विद्वता थी वो एक सेतु की तरह थी, पुल की तरह थी, और उससे ज़्यादा व्यवहारिक राजनीति से जो राजनीति के सैद्धांतिक तकाजे हैं उनका जो कनेक्ट उनकी पर्सनालिटी में था वो बेमिसाल था। वंदे मातरम गीत के रचयिता स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 188वीं जयंती पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया गया। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा आयोजित वंदे मातरम गीत के रचयिता स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 188वीं जयंती पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान कर मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद चंद्र विजय सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, नवीन कसेरा, गोपाल मंगलेश जायसवाल, गोपाल एडवोकेट, सुनील कनौजिया, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, राहुल जायसवाल, प्रिय कुमार माणिक आदि उपस्थित थे। बंकिम चंद्र जी के 188वीं जयंती के अवसर पर हम सब ने माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से जो देश की सेवा की, एक तरह से देखा जाए तो उनका एक साभ्रांत परिवार में जन्म हुआ। उस कालखंड में वो मजिस्ट्रेट थे, चाहते तो एक सुख सुविधा का जीवन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसे त्याग करके उन्होंने एक अपना जो क्षमता थी, साहित्यिक क्षमता उनकी थी, उसके माध्यम से देश सेवा करना चाहा और उनकी वो रचना कालजयी रचना के रूप में आज याद की जाती है। और वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के प्राण वायु का काम करता था। वंदे मातरम के गीत को गा करके कोई फांसी चढ़ जाता था, कोई गोली खा लेता था, कोई वंदे मातरम के उद्घोष को करते हुए सैकड़ों बेतों की मार सह लेता था। और भारत माता की उस जंजीरों को आज़ाद कराने के लिए वो वंदे मातरम का उद्घोष एक तरह से क्रांतिकारियों के लिए ऑक्सीजन का काम करता था। ऐसे कालजयी रचना के रचनाकार वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान महासभा द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं किसान अधिकार संवाद का आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान महासभा के तत्वावधान में किसान आंदोलन के जनक महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सायं 6 बजे श्रद्धांजलि सभा एवं किसान अधिकार संवाद का आयोजन स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुआ।
विनय राय मुन्ना ने कहा कि अन्नदाता किसानों के हक अधिकार के लिए संगठनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा में वाराणसी के किसानों के व्यापक हित में संगठनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य करने एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के गौरवशाली इतिहास को पुनः NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल कराने हेतु निर्णायक आंदोलन का सर्वसम्मत से संकल्प लिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अन्नदाता रोटी देने वाले किसान को धरती का साक्षात भगवान मानते थे। स्वामी जी वेद, उपनिषद, पुराण, गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हिंदू धर्म के सारे तीर्थ एवं मंदिरों में भगवान को खोजे, लेकिन उनको भगवान के रूप में साक्षात अन्नदाता ही दिखाई दिया, जिस किसान को ही अपना आराध्य मानकर किसान के हक अधिकार हेतु आजीवन संघर्ष किए। किसानों के हक में जमींदारी प्रथा को बिहार से उखाड़ फेंकने का पुनीत कार्य स्वामी जी ने किया। किसानों ने क्रांतिकारी योद्धा सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। कार्यक्रम का संचालन उदय पटेल एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रेम साव ने किया। किसान अधिकार संवाद में प्रमुख रूप से विजय नारायण वर्मा, रमेश पटेल, विजय गुप्ता, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, सुजीत पटेल, नीतीश पटेल, सोनू पटेल, अजीत पटेल, नीरज पटेल, नीतीश आदि सैकड़ों किसान शामिल थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के लखा मेले में शुमार वार्षिक रथ यात्रा मेला महोत्सव का स्नान यात्रा एवं जलाभिषेक के साथ 29 जून सोमवार से प्रारंभ होगा। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेला का वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव 29 जून को स्नान यात्रा एवं जलाभिषेक से प्रारंभ हो जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह व सचिव शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि 29 जून सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा को सूर्योदय के साथ ही भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा का दिव्य महास्नान एवं जलाभिषेक संपन्न होगा। इस अवसर पर श्रद्धालु स्वयं भगवान के जलाभिषेक में सहभागी होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महास्नान के उपरांत भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु 14 दिनों के विश्राम काल में विराजमान रहेंगे। इस अवधि में भगवान के स्वास्थ्य लाभ हेतु पारंपरिक औषधि काढ़ा तैयार किया जाएगा, जिसे प्रतिदिन श्रद्धालुओं के मध्य प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। 14 जुलाई को अनवसर काल की पूर्णता के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों को नवयौवन स्वरूप में प्रथम दर्शन देंगे। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी माना जाता है। इस दिन भगवान को परवल का जूस भोग के रूप में दिया जाता है। 15 जुलाई को श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा जी की डोली यात्रा 80 स्थित मंदिर प्रांगण से निकलकर रथ यात्रा स्थित पंडित बेनी राम बाग तक जाएगा। 16 जुलाई से 18 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। 19 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुनः अपने 80 स्थित मंदिर में पधारेंगे और 20 जुलाई से नियमित दर्शन एवं पूजन अर्चन पुनः प्रारंभ होगी।
ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि काशी की जीवंत सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक समरसता का महापर्व है। यह पर्व हमें सेवा, प्रेम, भक्ति एवं लोक कल्याण की भावना से जोड़ता है। मैं समस्त काशीवासियों एवं श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि वे इस पावन महोत्सव में सहभागी बनकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा धर्म एवं संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। 29 जून को तो जलाभिषेक महास्नान यात्रा है, जिसमें कि जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए अज्ञातवास में जाते हैं। जब काढ़ा बनता है और प्रसाद का चढ़ता है, सारे श्रद्धालु भक्तों को वहाँ काढ़ा के रूप में प्रसाद मिलता है। जब स्वस्थ होके आते हैं 14 जुलाई को, तो उनको नवायन उनका तैयारी की जाती है, उनको साज सज्जा की जाती है और 15 जुलाई को डोली यात्रा उठेगी वहाँ से। और बाकी यात्रा मार्ग भी है और 15 जुलाई को मंगला आरती 5:15 से है। डोली सज्जा 3 बजे है, डोली प्रस्थान 4 बजे। और ये सब डिटेल आपको यहाँ पे किन रास्तों से आना है इसमें है, आप लोगों को प्रति दी जाएगी। और फिर ये 16 जुलाई से 18 जुलाई तक यात्रा है, रथ यात्रा जो है उसका डिटेल, दर्शन का समय, आरती का समय, सबका इसमें है, आपको प्रति दी जाएगी। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 26वां विशाल भंडारा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक आधार शिविर चंदनवाड़ी में चलेगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 26वां विशाल भंडारा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक आधार शिविर चंदनबाड़ी में चलेगा। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने दिया। शिवाला होटल वाइफ्स ऑफ काशी स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 28 जून को सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर रवाना हो रहा है, जो चंदनबाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालु यात्रियों की अनवरत सेवा करेगा। पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। पहलगाम हादसा का कोई डर जाने वाले शिव के भक्तों में नहीं है। उन्होंने बताया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यात्रा में सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है एवं जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए पहलगाम जम्मू कश्मीर में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की गई है। यात्री जाना चाहते हैं तो इन जगहों से भी रजिस्ट्रेशन करवा कर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुमान है कि इस बार चंदनबाड़ी कश्मीर में पहले से 3 गुनी ज़्यादा यात्री हो जाएंगे। बनारस के बहुत से लोगों को यात्रा परमिट की समस्या आ रही है। तय डेट पर यात्रा परमिट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारी संस्था उन यात्रियों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रही है। संस्था द्वारा 30-40 ग्रुप का, जिसमें हर ग्रुप में 10 से 15 यात्री जाने वाले हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन श्रीनगर श्राइन बोर्ड द्वारा करवाने में सहायता किया गया है। उक्त भंडारे में बनारसी ठंडई, पूड़ी, जलेबी, दाल चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा, दूध के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल, जूता, मोजा, मास्क, टोपी, स्वेटर और शाल उपलब्ध रहेगा। चंदनबाड़ी के इस कैंप में लगभग 300 यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने बताया कि चंदनबाड़ी पड़ाव से 36 किलोमीटर की यात्रा अमरनाथ गुफा के लिए शेष बचती है। 20 जून को हमारा पहला जत्था 10 सेवादारों का चला गया है, जो टेंट लगाने में लगा है। दूसरा जत्था 28 जून को सुबह मेरे नेतृत्व में विवेक श्रीवास्तव के साथ 70 सेवादारों का दूसरा जत्था वाराणसी स्टेशन से जम्मू कश्मीर बेगमपुरा एक्सप्रेस से जाएगा। इसके पूर्व 28 को सुबह 7:30 बजे एक बाइक रैली के रूप में 300-400 बाइक का काफिला सुबह मेरे निवास स्थान लक्सा कौड़िया हॉस्पिटल के सामने होटल जसलॉक के पास से सुबह 7:30 बजे निकलेगा। विशेष शिवलिंग और डमरू दल भी रहेंगे, जो रास्ते में जगह जगह रुककर डमरू को बजाकर महादेव को बनारस का यात्रा संदेश भेजेंगे। इससे पहले जत्था 20 जून को पंजाब अमृतसर पहुंचकर वहां से ट्रकों में खाने पीने का सामान लोडकर 28 तारीख की रात्रि चंदनबाड़ी प्रस्थान करेंगे। दूसरा जत्था, जिसमें दिलीप सिंह, विवेक श्रीवास्तव, संतोष जायसवाल, जितेंद्र साहनी, अखिलेश यादव, अमरजीत सिंह, पीयूष गुप्ता, कुलदीप सिंह, मिंटू सिंह, ओम प्रकाश चौरसिया, बिना सुजीत चौरसिया आदि 70 सेवादारों का दल रवाना होगा, जिसमें हलवाई अजीत सिंह के साथ इलेक्ट्रीशियन पान व ठंडाई वालों के साथ 12 बजे निकलेगा, जो जम्मू होते हुए चंदनबाड़ी 29 की रात्रि 2 बजे पहुंचेगा। चौथा जत्था 10 जुलाई को राजकोट गुजरात के प्रभारी जितेंद्र भाई टाटमिया, दिनेश नंदानी, धीरूभाई सोजित्रा अन्य सेवादारों के साथ गुजराती भोजन का सामान लेकर भंडारे पहुंचेंगे। संस्था ने आग्रह किया है कि रविवार दिन सुबह 7:30 बजे सभी शिव भक्त अपनी हाजिरी लगाकर अपना आशीर्वाद देकर सेवादारों को विदा कर उनका मनोबल बढ़ाएं। कि हमारी टीम जो है विगत 25 सालों से जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान हम भंडारा लगाते चले आ रहे हैं काशी की तरफ से, और इस बार 26वां विशाल भंडारा है जो कि हमारी टीम फिर इस बार जा रही है और पूरे जोश खरोश के साथ जा रही है।
हम वहाँ ऑलरेडी हमारे 10 से 12 आदमी जो सेवादार हैं वो निकल चुके हैं वहाँ टेंटिंग और कैंपिंग के लिए। 3 से 4 सेवादार आज निकले हैं कुलदीप सिंह के नेतृत्व में, जो कि वहाँ पे अमृतसर की तरफ जो भोजन की व्यवस्था, सामग्री, सारी व्यवस्था लेके निकलेंगे। फिर इसके बाद 28 तारीख को सवेरे हम एक बाइक रैली के रूप में सारी टीम हमारी यहाँ से कैंट स्टेशन तक जाएगी। लक्सा हमारे निवास स्थान से, जहाँ से पहले से चला आ रहा है, जो कैंट स्टेशन जाएगी और वहाँ से हम बेगमपुर एक्सप्रेस से जो है जम्मू और उसको कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव स्वर्गीय सूरज हेगड़े जी का अस्थि कलश धार्मिक विधि विधान के साथ मां गंगा में विसर्जित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं कर्नाटक सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय सूरज हेगड़े के आकस्मिक निधन के बाद पूरे कांग्रेस परिवार में शोक का माहौल है। उनके निधन को कांग्रेस संगठन के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को उनके परिजन स्वर्गीय सूरज हेगड़े का अस्थि कलश लेकर काशी पहुंचे, जहां सनातन परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के बीच मां गंगा की पावन गोद में उनका अस्थि विसर्जन किया गया। अस्थि विसर्जन के दौरान उपस्थित कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने स्वर्गीय सूरज हेगड़े को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। पूरे वातावरण में श्रद्धा, भावुकता और शोक का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय सूरज हेगड़े की आत्मा की शांति एवं सद्गति की कामना की और उनके आदर्शों पर चलकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी दोहराया। इस भावभीनी मौके पर उनके परिजनों के साथ ही महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा, रोहित दुबे, किशन यादव, विनीत चौबे, परवेज खान, अनुभव राय, रामजी गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। रोनिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा लखीमपुर में 1,84,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 28 इंटरलॉकिंग सड़कों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। रोनिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए ग्राम सभा लखीमपुर में विधानसभा अध्यक्ष बसंत लाल पटेल की देखरेख में रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने 1,84,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली 28 इंटरलॉकिंग सड़कों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और रोहनिया विधानसभा में लगातार सड़क, बिजली, पानी तथा जनहित की योजनाओं पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। यह परियोजना अलाउद्दीनपुर, भटौली, गोसाईपुर, खेवली, अमरा, रमना, सगहट, नियाशीपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के दिनों में कच्चे रास्तों के कारण काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन इंटरलॉकिंग सड़क बनने से अब आवागमन आसान होगा। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा से पूर्ण कराए जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अवर अभियंता अमरीश बिंद, राष्ट्रीय सचिव मनीष सिंह, राष्ट्रीय सचिव राकेश यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम नारायण पटेल, महेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय सचिव अजित पटेल, आनंद पटेल, उदय प्रताप प्रधान, प्रदेश महासचिव डॉक्टर उमेश पटेल, रीना पटेल, डॉक्टर उमेश सिंह, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, अभिमन्यु सिंह, जिलाध्यक्ष युवा मंच मानस सिंह, बसंत लाल पटेल, अखिलेश देवराज, दिनेश पटेल, चंद्रशेखर पटेल, विपिन पांडे, आलोक पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग लखीमपुर ग्राम सभा में अपने विधायक निधि के माध्यम से 28 कामों का आज हमने भूमि पूजन किया, जिसमें लगभग 1,84,00,000 की लागत से ये 28 काम कराए गए। बिल्कुल देखा जाए तो इससे कितने गांव लाभान्वित हुए? ये हमारे 28 काम जो 28 गाँवों को हमने दिया है एक एक करके, ताकि हमारे कोई गांव छूट न जाए। अभी इस टर्म में हमने 28 गाँव को लिया, फिर आगे चल के और सारे ऐसे हमारे काम होंगे जो कि दूसरे गाँव को हम लोग छूट के हर एक गाँव को हम लोग करने। कला प्ले एवं लर्न स्कूल रथ यात्रा में आयोजित 8 दिवसीय ओडिसी नृत्य कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। रथ यात्रा महमूदगंज स्थित कला प्ले एंड लर्न स्कूल में आज 8 दिवसीय ओडिसी नृत्य कार्यशाला का सफल समापन हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन प्रतिभागियों द्वारा ओडिसी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।
इस 8 दिवसीय कार्यशाला का संचालन वैष्णोई कला क्षेत्र के प्रख्यात ओडिसी नृत्य गुरु श्रीमती आशा रंजन नाम्बियार ने किया। कार्यशाला में महिलाओं एवं विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा ओडिसी नृत्य की बारीकियों, भाव भंगिमाओं एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक प्रियंका शाह ने भी प्रतिभाग किया एवं सभी प्रतिभागियों समेत गुरु आशा रंजन नाम्बियार का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कला और संस्कृति समाज की अमूल्य धरोहर है तथा इस प्रकार की कार्यशालाएं भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण ओडिसी नृत्य प्रस्तुति में प्रयुक्त पारंपरिक आभूषण रहे, जिन्हें नक्शा द्वारा उपलब्ध कराया गया। इन पारंपरिक आभूषणों ने प्रस्तुति को और अधिक आकर्षक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। उल्लेखनीय कि काल प्ले एंड लर्न स्कूल आज वाराणसी को भरते हुए प्रतिष्ठित प्री स्कूलों में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। विद्यालय में 1 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों, कला, संगीत एवं समग्र व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों के सम्मान, धन्यवाद ज्ञापन एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संपन्न हुआ। पहली बार बनारस में एक अपना जो एक 8 दिन का ओडिसी जो एक डांस फॉर्म है, अपने एक हिंदी इंडियन क्लासिकल जो एक डांस फॉर्म है, और भरतनाट्यम, कथक यहाँ पे तो लोग बहुत करते हैं, पर ओडिसी यहाँ पे किसी ने किया नहीं है आज तक। और मुझे बहुत खुशी की बात ये है कि मैं एक ओडिसी ट्रेंड ओडिसी डांसर हूँ और मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी गुरु श्रीमती आशा नाम्बियार मैम जो बॉम्बे में हैं और उनका एक बहुत बड़ा एकेडमी है वैष्णवी कला क्षेत्र, वो यहाँ पे आई, 8 दिन उनका समय दी और जो लोग हैं बनारस के लोगों को ये एक जानने का मौका मिलेगा कि ओडिसी बहुत अलग है, सब डिफरेंट और बहुत अलग है। एकेडमी में मैं आई हूँ एक 7 दिन के वर्कशॉप के लिए जो प्रियंका ने ऑर्गेनाइज़ की है, और ओडिसी डांसर यहाँ पर कोई नहीं है, ना यहाँ कोई सिखाते हैं बनारस में। ऐसे वो मेरी स्टूडेंट बहुत सालों से मेरे साथ है, तो हमने उसी ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी, तो मैं यहाँ हूँ। और आज 7वें दिन की फंक्शन लास्ट डे हुई। सारे लोग, जितने भी लोग वर्कशॉप में थे, बहुत बढ़िया परफॉर्म किए एंड मैंने भी एक अच्छा ओडिया अभिनय उनको सिखाया एंड यस, मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे ओडिसी क्लासिकल नृत्य देश देश में अपने कोने कोने में पहुँचे, मेरा यही उम्मीद है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।